अब एकांकी का उद्भव कहाँ से होता है, इस पर थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं। आधुनिक युग में एकांकी के जिस रूप और शैली का प्रचलन हो रहा है उसका विकास पाश्चात्य देशों में हुआ, किंतु ये सत्य है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में भी एकांकी से मिलते जुलते रूपों का प्रचार रहा है। नाटक के विभिन्न भेदों में व्यायाम, प्रहसन, भाषा, वीथी, नाटिका, गोष्ठी आदि में एक ही अंक होता था। इसलिए भी कह सकते हैं कि नाटकों के जो एकांकी प्रकार भारत में भी प्रचलित थे, ये कहा जा सकता है। अतः इन्हें प्राचीन ढंग के एकांकी कह सकते हैं। इसी आधार पर डॉक्टर सरनाम सिंह, प्रोफेसर ललित प्रसाद और प्रोफेसर सदगुरु शरण अवस्थी ने एकांकी का उद्गम संस्कृत साहित्य से सिद्ध किया है। बिल्कुल, क्योंकि प्राचीन साहित्य उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है, लेकिन अपन ये माने कि हिंदी साहित्य या भारत के प्राचीन वाङ्मय में एकांकी नहीं था, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। भारत में संस्कृत साहित्य में भी ये प्रमाण मिलते हैं कि इस तरह के एकांकी मौजूद थे। ये तीन लोग इस चीज को प्रमाणित करते हैं, प्रोफेसर सरनाम सिंह, ललित प्रसाद जी और सदगुरु शरण अवस्थी। ये तीनों इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि संस्कृत साहित्य में एकांकी का उद्गम है और इसे पाश्चात्य साहित्य की देन के रूप में स्वीकार जिन्होंने किया है उनमें प्रोफेसर अमरनाथ गुप्त, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त तथा डॉक्टर MP खत्री इन्हें पाश्चात्य साहित्य की देन के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि हम एकांकी के व्यापक रूप को ग्रहण करते हुए उसमें सभी प्रकार के प्राचीन एवं नवीन एकांकियों को लेते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि एकांकियों की दीर्घ परंपरा भारत में रही है। ये दूसरी बात है कि आधुनिक एकांकी का विकास इसमें स्वतंत्र रूप से हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भारत में एकांकी की कोई परंपरा नहीं रही थी। ये पूर्णतः साहित्य की ये विधा बाहर से अर्थात पश्चिम से ही आई थी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। संस्कृत एवं प्राकृत में एकांकी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्राकृत भाषा जानते हैं आप लोग, संस्कृत और प्राकृत, प्राकृत बाद में जो भाषा अपभ्रंश से बनी, प्राकृत अपभ्रंश, इनमें एकांकी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। 1963 में पार्थ पराक्रम की रचना की गई थी जो प्रहलाद देव के द्वारा की गई थी, और इसके अतिरिक्त सौगंधी हरण विश्वनाथ जी का, किरातार्जुनीय वत्सराज का, धनंजय विजय कंचन पंडित के द्वारा लिखा गया था, और भीम विक्रम मोक्षादित्य के द्वारा, निर्भय भीम रामचंद्र के द्वारा आदि सफल व्यायोग है, अर्थात छोटी घटनाएं हैं। प्रसन्न की कोटि में आने वाले एकांकियों में कंदर्प केली, धूर्त चरित्र, लटक मैलक, लता कामलेखा, धूर्त समागम, धूर्त वाटिका, हास्य चूड़ामणि आदि संस्कृत में उपलब्ध हैं, जो कि किसके उदाहरण है? प्रहसन एकांकी के उदाहरण हैं। इसी प्रकार भाग जिसमें केवल एक ही अंक और पात्र होता है के उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे वामन भट्ट का श्रृंगार भूषण, रामचंद्र दीक्षित कृत श्रृंगार तिलक और शंकर कृत श्रद्धा तिलक, वसराज कृत कपूर चरित्र आदि ऐसे हैं जो भाग के रूप में लिखे गए हैं। आश्चर्य की बात है कि हमारे अनेक विद्वानों ने इन एकांकियों की उपेक्षा की, और यह कहना पश्चिम ढंग से एकांकी लिखने पर एकांकी कहला सकता है, ये गलत है। वास्तव में हमारे दृष्टिकोण की एकांकिकता अन्यथा हमारा भाग जिसमें कि केवल एक ही पात्र होता है, एकांकी कला का अत्यंत विकसित रूप है। आज भी कुछ एकांकी, अभी मैं याद दिलाऊं आपको, इरफान जिनका इंतकाल हो गया है, उनकी एकांकी ये यहाँ पर ऐसी थी जो वन मैन नाटक था, पूरा का पूरा जो नाटक प्ले किया गया था उन्होंने अकेले ने किया था, और सारी परिघटनाएं इस तरह की थी। जयपुर में भी उसका मंचन हुआ था, बहुत ही लोगों को अपील किया, बहुत साधारणीकरण उस पात्र के साथ लोगों का हुआ। तो ऐसा नहीं है, भारत में प्रारंभ से इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके के साहित्य को जोड़ा गया है, और साहित्य उन घटनाओं के आधार पर लिखा गया है, ये भारत में भी हुआ है। अब हिंदी एकांकी का विकास कैसे हुआ? हिंदी में एकांकी लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। किसके युग से होता है? भारतेंदु युग से।
क्योंकि आधुनिक युग का जो शुरू का समय मानते हैं भारतेंदु से 1872-73 के आसपास का जो समय था, उसके बाद का जो समय है फिर 1903 और 1900 के आसपास तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग आ जाता है। तो भारतेंदु युग में एकांकी लेखन चला था उस समय, किंतु एकांकी के कुछ तत्व हमारे पूर्ववर्ती साहित्य में भी यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं। यदि हम गद्य और पद्य के अंतर को भूल जाएं तो तुलसी के रामचरितमानस, केशव की रामचंद्रिका, नरोत्तम दास और सुदामा चरित में कुछ ऐसे दृश्य ऐसे निकाल कर अलग किए जा सकते हैं जो एकांकी का रूप धारण करने में समर्थ हैं, क्योंकि वो महाकाव्य में बहुत सारी कहानियां समानांतर से चलती है, तो उसमें से किसी एक प्रसंग को उठाया जा सकता है। सबरी के एक प्रसंग को उठा लीजिए, एकांकी हो जाएगा। निषाद राज के एक प्रसंग को उठा लीजिए, एकांकी हो जाएगा। इसी तरीके के बहुत सारे चरित्र चित्रण वहां पर इस तरीके के हैं जिनको एक पात्र को उठा करके, एक कहानी को उठा करके हम एकांकी बना सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ रामचरितमानस, केशव की रामचंद्रिका, नरोत्तम दास का सुदामा चरित में भी कुछ ऐसा है जहां पर एकांकी निकाल सकते हैं। तुलसी के परशुराम लक्ष्मण संवाद, केकई मंत्रा संवाद, अंगद संवाद, या केशव के रावण वानासुर संवाद, रावण अंगद संवाद, और नरोत्तम के सुदामा चरित में से यदि पति पत्नी का संवाद ले लिया जाए तो अपने आप में एकांकी है। स्वतंत्र रूप से एक एकांकी की नाटकीयता, तीव्रता, मार्मिकता एवं व्यंग्यात्मकता मिलती है। सन 1850 के अनंतर गीति नाट्यों में लिखे गए इंद्र सभा, बंदर सभा, मुछंदर सभा आदि को भी डॉक्टर रामचंद्र महेंद्र ने एकांकी का प्रारंभिक रूप माना था, क्योंकि उसी से शने शने ये विकास होता गया और उसमें कई तरीके के रूप और जुड़ते गए। हिंदी में प्राचीन ढंग के गद्य पद्य एकांकियों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हुआ। उन्होंने प्राचीन संस्कृत नाट्य साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करते हुए नाटक व एकांकी के विभिन्न रूपों के विकास का प्रयत्न किया। उन्होंने धनंजय विजय व्यायोग अनुदूत है इस तरीके का, धनंजय विजय, और प्रेम योगिनी ये अपूर्व और अपूर्ण था लेकिन मौलिक था। पाखंड विडंबना अनुदित था ये भारतेंदु जी का। अंधेर नगरी एक प्रहसन है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था और अपने सिलेबस में भी, ये अपने स्नातक के सिलेबस में भी कई क्लासों में पढ़ाया जा रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, तो इसका मूल नाम है अंधेर नगरी। ये भारतेंदु जी का लिखा हुआ प्रहसन एकांकी है। और विशेष्य विषमोष धनम भान वैदिक हिंसा न भवती, यह प्रहसन है आदि की रचना की गई जिनमें प्राचीन ढंग के एकांकियों के लक्षणों का निर्वाह हुआ है। अब अपने इन एकांकियों में जहां उनका एक लक्ष्य कला का विकास करना था, एकांकी कला का विकास करना था, वहीं दूसरी ओर जनता का ध्यान तत्कालीन समस्याओं की ओर आकर्षित करना था। अंधेर नगरी में उस समय जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से सारे धन को ले जाया जा रहा था और यहाँ का आम आवाम गरीब होता जा रहा था, वो सारी समस्या, भूख की समस्या, वो सारी समस्या उन्होंने अंधेर नगरी जो नाटक था उसमें उल्लेखित की। उनके प्रश्नों में विभिन्न रूढ़ियों, रीति रिवाजों, सामाजिक एवं राष्ट्रीय बुराइयों का तीखा व्यंग्य किया गया है। विदेशी सरकार की खबर भी यत्र तत्र ली गई है। विशेष्य विषमोष धनम में वे लिखते हैं, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर। सन 1599 में जो लोग सौदागरी करने आए थे, अंग्रेज क्या लिए आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी सौदा तो करने आई थी कि आपके यहाँ से हम जो मसाले हैं उनका यहाँ से निर्यात करेंगे अपने देश में और यहाँ आपको पैसा देंगे, उस चीज के लिए आपके साथ व्यापार बढ़ेगा। वहां से कुछ कपड़े वगैरह और जो और भी कई चीजें जो बनती थी उसको यहाँ ला करके आपको हम देंगे। ये व्यवसाय करने के लिए ही तो आए थे, बाद में राजा बन बैठे यहाँ के। वे आज स्वतंत्र राजाओं को यूं ही दूध की मक्खी बना देते हैं। दूध की मक्खी बनाने का मतलब, दूध की मक्खी का मतलब है दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना। पहले उन्हीं राजाओं के यहाँ पर इन्होंने शरण ली और फिर उन्हीं राजाओं को पदच्युत करके दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया और खुद राजा बन गए। अंग्रेजों ने यही तो किया था। इन्हीं समस्याओं को लेकर के विशेष विषमोषधनम में भारतेंदु विस्तार से चर्चा करते हैं और इसे नाटक के रूप में हमारे सामने रखते हैं। हिंदी एकांकी साहित्य के पूर्ण अधिकारी विद्वान डॉक्टर महेंद्र भारतेंदु के इन एकांकियों पर विचार करते हुए लिखते हैं, किंतु जिस बात से हम विशेष प्रभावित होते हैं वह उनकी प्रतिभा है। उन पर नए ढंग के बंगला नाटकों तथा फारसी रंगमंच का भी प्रभाव है, क्योंकि नवजागरण का जो प्रभाव साहित्य को लेकर के हुआ था वो बंगाल में सबसे पहले हुआ था
और फारसी नाटक रंगमंच ही सबसे पहले का है जिसने भारत में प्रवेश किया था। तो उनकी आवश्यकता अनुसार या उनके प्रभाव के अनुसार ये लिखने लगे भारतीय साहित्य में भी। फारसी रंगमंच की दोहा शेर वाली पद्धति की छाप उनकी एकांकियों पर है। अंग्रेजी का प्रभाव बंग साहित्य के माध्यम से उनकी एकांकी पर पड़ता है। दोहा और शेर, क्योंकि पात्र के द्वारा दोहा और शेर कहने से भी वाह 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 का जो आनंद आता है देखने वालों में, पढ़ने वालों में, वो भारतेंदु जी के साहित्य में बहुत कुछ मिलता है। और बंग साहित्य अर्थात जो बंगाल का साहित्य, बाद में फिर ये बटा, पहले तो बंग साहित्य कहलाता था, बंगाल का साहित्य। बंगाल पहले पूरा एक था, फिर पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो भागों में हो गया। पश्चिम बंगाल आज भारत में है और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश है आज का। भारतेंदु के अतिरिक्त उनके युग में अन्य लेखकों ने शताधिक रूपकों व प्रश्नों आदि की रचना की, जिन्हें प्राचीन ढंग के एकांकी कह सकते हैं। इनमें से कुछ का नाम आपको बताते हैं। तन मन धन गुसाई जी अर्पण, ये राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया था। कलयुगी जनेऊ देवकी नंदन त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। शिक्षादान बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया था। दुखीनी बाला राधा कृष्ण दास जी के द्वारा लिखा गया था। रेल का विकट खेल कार्तिक प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। और वैदिक मिथ्या मिथ्यान भवती जी.एल. उपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। हिंदी उर्दू नाटक रत्नचंद्र के द्वारा लिखा गया था। चौपट चपेट किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था। ऐसे बहुत सारे नाटक या एकांकियां उस समय लिखी गई थी भारतेंदु युग में। इन एकांकियों में वे सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं जो पीछे भारतेंदु की एकांकियों में बताई गई हैं। इन एकांकियों में वे सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं जो भी हमने चर्चा की थी। वस्तुतः कुछ लेखकों ने नाटक की भी संज्ञा दी है कि ये एकांकी नहीं नाटक है, लेकिन कई इनमें बहुत संक्षिप्त थे जो एकांकी ही थे, जिससे इनकी गणना नाटक के अंतर्गत ही होती रही। किंतु इनके लक्षणों एवं शैली को देखते हुए एकांकी के अंतर्गत भी स्थान दिया जाना चाहिए। द्विवेदी युग 1900 के बाद का जो समय है, हिंदी एकांकी का भी प्रभाव चढ़ने लगा था। और ऐसी स्थिति में द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका उस समय निकाली जाती थी और द्विवेदी जी उसमें 1903 में संपादक बने थे। वो बहुत ज्यादा साहित्य को परिष्कृत करने में लगे हुए थे। बहुत सारी गलतियां निकाल करके उसे और परिमार्जित और परिष्कृत करने के लिए लौटा दिया करते थे, ऐसा उनका मानना था, महावीर प्रसाद जी द्विवेदी को। उनके समय में बाह्य रूप में क्रमशः थोड़ा थोड़ा अंतर आने लगा था, किंतु उनकी मूल आत्मा भारतेंदु युग के अनुरूप ही रही। उनका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार एवं राष्ट्रोन्नति ही रहा। इस युग में प्रमुख एकांकियों में मंगला प्रसाद विश्वकर्मा का शेर सिंह, मंगला प्रसाद जी का शेर सिंह है। सियाराम शरण का कृष्ण, ब्रजलाल शास्त्री के भारतीय में प्रकाशित अनेक एकांकी, नीला दुर्गावती, पन्ना तारा आदि राम सिंह वर्मा के दो प्रहसन है। रेशमी रुमाल, क्रिसमस, सरयू प्रसाद मिश्र का भयंकर भूत, शिवराम दास गुप्त का नाक में दम, बद्रीनाथ भट्ट का रेगड़ समाचार के एडिटर की धूल दक्षिणा, रूप नारायण पांडे का मूर्ख मंडली, ये सब एकांकी उस समय के लिखे गए थे। और उसमें यदि पांडे बेचैन शर्मा जी की चर्चा नहीं करें तो ठीक नहीं है। पांडे बेचैन शर्मा जी उग्र, और दूसरा उनका चार बेचारे और श्री सुदर्शन का ऑनरेरी मजिस्ट्रेट आदि उल्लेखनीय है। इस युग के एकांकियों को विषय वस्तु की दृष्टि से चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, व्यंग्यात्मक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक और अनुवादित। क्योंकि उस समय जो विदेशी साहित्य यहाँ आ रहा था उसका भी अनुवाद होने लग गया था। और राष्ट्रीय ऐतिहासिक, क्योंकि राष्ट्र भावना उस समय चल रही थी, आजादी का संघर्ष उस समय चल रहा था 1900 के दौरान। तो ऐसे में जितने भी नाटक लिखे उस पर राष्ट्रीयता की भावना तो होना लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि देश काल का प्रभाव तो आना ही आना है। जब सब लोग दुख पा रहे हैं तो वही उस दुखी को तो लिखेंगे, वो पीड़ा जहां जहां आ रही है उसी को लिखेंगे, लेकिन लोगों में साहस पैदा हो, लड़ने के लिए निडरता पैदा हो और किसी भी दुख से पराजित नहीं महसूस करे। इसलिए पौराणिक जो नाटक थे अपने यहाँ के, जिसमें राजाओं का कौशल, उनका क्षत्रियता और उनकी दानवीरता, उनका साहस, ये सब बताया जाता था ताकि आम आवाम में
साहस का संचय हो, उनमें कहीं पर भी ऐसा भाव नहीं आ जाए जिससे वो अपने आप को निस्तेज महसूस करें। इस तरीके के नाटक उस समय एकांकियां उस समय लिखे गए। शिल्प की दृष्टि से द्विवेदी युग ने एकांकियों के पूर्व युग के विकास को स्पष्ट दृष्टिगोचर किया है। भारतीय युग में कहीं कहीं नांदी, प्रस्तावना, भरतवाक्य आदि की प्रवृत्ति दिख रही पड़ती थी, जो इस युग में आकर लुप्त हो गई। अर्थात वहां बीच में सूत्रधार वगैरह का जो रोल था वो लगभग समापन सा हो गया था। कथानक को तीव्र गति से चरम सीमा तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाने लगा। पद्य का पूर्ण बहिष्कार होने लगा। फिर भी एकांकी के पाश्चात्य रूप का पूर्ण विकास इनमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। आधुनिक एकांकी पाश्चात्य शैली में लिखे गए एकांकी, जिन्हें हम यहाँ आधुनिक एकांकी कह सकते हैं, का विकास हिंदी में लगभग 1930 ईस्वी के अनंतर माना जाता है। श्री जयशंकर प्रसाद ने संवत 1983 में एक घूंट की रचना की थी और विभिन्न विद्वानों ने एक घूंट को आधुनिक ढंग का सर्वप्रथम हिंदी एकांकी स्वीकार किया है। तो ये याद रखिए, आधुनिक ढंग का सबसे पहला एकांकी जयशंकर प्रसाद जी का एक घूंट है, जो कब रचा गया था? 1983 में। याद रखने की बात है, 1983 संवत, यहाँ ध्यान दीजिए, 1983 संवत। संवत और सन में कई बार फर्क आ जाता है, प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो संवत और सन में यदि भेद करना हो तो संवत में से 57 साल माइनस करने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में लगभग 1930 के आसपास इसकी रचना की गई थी। डॉक्टर हरदेव बहारी का कथन है कि यूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास ने पिछली शताब्दी में ही ऐसे रूपक लिखे थे जो आजकल के एकांकियों से मिलते जुलते हैं, परंतु उन्हें आदर्श एकांकी नहीं कह सकते क्योंकि उनमें सारे रूप परिलक्षित नहीं होते हैं। हिंदी एकांकी का प्रादुर्भाव जयशंकर प्रसाद के एक गुट से होता है। दूसरी ओर डॉक्टर नकेंद्र की भी मान्यता यह है कि सचमुच हिंदी एकांकी का प्रारंभ प्रसाद के एक गुट से ही होता है, क्योंकि उसमें उन्होंने एकांकी के जितने तत्व उस समय समीक्षकों ने निर्धारित कर रखे थे, वो उन सब तत्वों की उपलब्धता उनकी एकांकी एक गुट में होती है। इसलिए उसे पहला एकांकी आधुनिक युग का माना जाता है। प्रसाद पर संस्कृत का प्रभाव है, इसीलिए वे हिंदी एकांकी में कह सकते हैं कि उसका प्रभाव लाते हैं। इसलिए उन्हें हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहें या संस्कृत एकांकी का जन्मदाता कहें, कई बार इस पर भी चर्चा होती है। एकांकी की टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह है। इस बात का समर्थन प्रोफेसर सदगुरुशरण अवस्थी, डॉक्टर सत्येंद्र, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने भी किया है। अतः इसे स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि एक घूंट पहला एकांकी आधुनिक हिंदी का है। प्रसाद के एक घूंट के अनंतर कुछ लेखकों ने अलग अलग भी माना है। जैसे डॉक्टर महेंद्र ने प्रसाद के सज्जन और करुणालय को भी एकांकी के अंतर्गत लिया है और प्रसाद के एक घूंट के साथ साथ उनके अनुदित एवं मौलिक एकांकी भी उन्होंने लिखे। श्री कामेश्वर नाथ भार्गव ने विषक्त कैंडल्स स्टिक्स का अनुवाद पुजारी शीर्षक से प्रस्तुत किया, क्योंकि जो ईसाई पुजारी होते हैं उन्हें कहते हैं विशप। ईसाई पुजारी जो होते हैं उन्हें विशप कहा जाता है। कैंडल, क्योंकि वो गिरजाघरों में कैंडल जलाते हैं, उनका पुजारी नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। हेराल्ड ब्रिगहाउस के दी प्रिंस हु वाज पाइपर, J.A. फर्गुसन के कैंपावेल ऑफ किलहोर, मिलन के द मैन इन द बाउलर हेड आदि का भी यहाँ पर एकांकियों का अनुवाद किया गया था। मौलिक एकांकियों की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय सर्वप्रथम डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जाता है। उनका बादल की मृत्यु, जो कि सन 1930 में प्रकाशित हुआ था, जिसे डॉक्टर सत्येंद्र ने एक घूंट के अंतर दूसरा स्थान दिया था, क्योंकि वो भी लगभग दोनों का समय पहले एक घूंट आ गया और उसके बाद राम कुमार वर्मा का जो बादल की मृत्यु आ जाता है वह आ गया। तो दोनों में लगभग समानता थी, लेकिन फिर भी एक घूंट को पहला स्थान मिलता है और बादल की मृत्यु को दूसरा स्थान रखा गया। कला की दृष्टि से यद्यपि यह सफल एकांकी नहीं था, पर प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में इसका स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें काल्पनिकता एवं काव्यात्मकता अधिक है, नाटकीयता
कम है। काल्पनिकता और काव्यात्मकता की काव्यात्मकता जहां आ जाती है वहां पठनीय होने पर ज्यादा आनंद देता है, वो नाटकीयता होने की स्थिति में नहीं आता है। नाटकीयता होने के लिए उसमें काव्यात्मकता थोड़ी कम होनी चाहिए। इसी से कुछ विद्वानों ने से अभिनयात्मक गद्य काव्य के नाम से पुकारा था। आगे चलकर वर्मा जी के एक एकांकी संग्रह प्रकाशित हुए जिन्हें काल क्रमानुसार इस प्रकार कहा जा सकता है: पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग 1948 में लिखा गया था। कौमुदी महोत्सव 1949 में लिखा गया था। और ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू जो कि 1956 में लिखा गया था एकांकी बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम आदि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकियां हैं जो उनके संग्रह में प्रकाशित हुए। एकांकियों को विषय की दृष्टि से सामाजिक एवं ऐतिहासिक वर्ग में डॉक्टर रामकुमार रखते हैं। उनकी एकांकियों को यदि समीक्षा की जाती है तो सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से उनको समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने जीवन की तात्कालिक यथार्थता के स्थान पर चिरंतन सत्य का चित्रण किया। उनका दृष्टिकोण आदर्शवादी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का दृष्टिकोण कैसा है? आदर्शवादी। उस समय के लेखकों का अधिकतर का दृष्टिकोण यही था जो यथार्थ से आदर्श की ओर ले जाने की बात करते हैं। अतः उनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण संदेश की अभिव्यक्ति हुई है। उनके कुछ एकांकियों में भावात्मकता की भी प्रधानता है। वर्मा जी की शैली में सरलता एवं प्रौढ़ता दोनों मिलती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उस समय की जो भावात्मक स्थिति थी वो वास्तव में देश की स्थिति को लेकर के लेखकों के मन में जो द्रव्य था, लेखकों के मन में जो दुख था, और वह दुख परिणत होता है उस साहित्य में। तो स्वाभाविक बात है कि जब साहित्य में उनका दुख परिणत होगा, वो बहुत द्रवीभूत हो चुके थे, तो ऐसी स्थिति में भावात्मकता तो आनी ही आनी है। वर्मा जी के साथ साथ ही एकांकी के क्षेत्र में अवतीर्ण हुए होने वाले अन्य लेखकों पर भी यदि अपन चर्चा करें तो श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर, गणेश प्रसाद द्विवेदी आदि प्रमुख हैं। वापस एक बार याद करिए, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर, गणेश प्रसाद द्विवेदी आदि प्रमुख हैं। गणेश प्रसाद द्विवेदी आदि प्रमुख हैं। मिश्र जी के एकांकी संग्रह का एक क्रम से प्रकाशित हुए हैं: अशोक वन, प्रलय के पंख, एक दिन कावेरी में, कमल, बलहीन नारी के रंग, स्वर्ग में विप्लव, भगवान मनु तथा अन्य एकांकी मिश्र जी के एकांकी संग्रह में है। इन्होंने अपने एकांकियों में पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण सूक्ष्म रूप में किया था। उनमें ज्ञान और मनोरंजन का समय सुंदर ढंग से हुआ है। अभिनयशीलता का भी उसमें पूर्ण निर्वाह हुआ है। सामाजिक समस्याओं के चित्रण में श्री उपेंद्र नाथ अश्क को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। वे मध्य वर्ग के समाज की कमजोरियों, रूढ़ियों तथा जीर्ण शीर्ण परंपराओं पर व्यंग्यात्मक शैली से प्रकाश डालते हैं। व्यंग की तीखी चोट करने में अश्क की बराबरी हिंदी का कोई एकांकी लेखक नहीं कर सकता। इतने कठोर और तीखे व्यंग उपेंद्र नाथ अश्क जी के हैं, जिसमें उनका अधिकार का रक्षक उनकी इस व्यंग्यात्मक शैली का स्थायी प्रमाण है। उन्होंने सर्वत्र पात्रानुकूल भाषा शैली का प्रयोग किया है, जिसमें उनके एकांकियों में कहीं कहीं खड़ी बोली के स्थान पर राजस्थानी, अवधी, बंगाली, पंजाबी आदि का भी प्रयोग मिलता है, क्योंकि इन भाषा के कुछ शब्द मिला देने से उस समय की परिस्थिति सामने आ जाती है। यदि बहुत अधिक तरीके से हमें उस समय का देश काल को लाना है तो ऐसी स्थिति में उस स्थान को भी लाना पड़ता है, और स्थान को लाते हैं तो फिर वहां की कुछ भाषा के शब्द की भी लाने पड़ते हैं, जिससे उसकी रोचकता बन जाती है। मनोरंजन एवं अभिनेता की दृष्टि से भी इनके एकांकी पूर्णतः सफल हैं। उनके एकांकियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उपेंद्र नाथ अश्क की बात अपन कर रहे हैं यहाँ पर। सामाजिक व्यंग, जिसमें लिया जा सकता है उनका पापी, लक्ष्मी का स्वागत, मोहब्बत, क्रॉसवर्ड पहेली, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता, स्वर्ग की झलक, विवाह के दिन, ये सब और जोंक, ये सब किसमें लिए जा सकते हैं? सामाजिक व्यंग के रूप में जो एकांकियां उनकी लिखी गई। दूसरे प्रकार में यदि सांकेतिक प्रतीकात्मक एकांकी पर बात करें तो उन्होंने जो लिखे चरवाहे
चिलम, खिड़की, चुंबक, मेमुना, देवताओं की छाया में, चमत्कार, सूखी डाली, अंधी गली आदि सांकेतिक प्रतीकात्मक एकांकी हैं। उपेंद्र नाथ अश्क जी के तीसरा प्रकार की जो एकांकियां हैं वो मनोवैज्ञानिक एकांकियां हैं, और मनोवैज्ञानिक एकांकियों में उनके जो महत्वपूर्ण हैं, आदि मार्ग, अंजी दीदी, भंवर, कैसा साहब, कैसी आया, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, बदसिया, सयाना, मालिक जीवन साथी आदि वस्तुतः अश्क का एकांकी साहित्य परिमाण की दृष्टि से विशाल है, रूप और शैलियों की दृष्टि से विविधतापूर्ण और कला की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ है। श्री उदय शंकर भट्ट ने एक ही कब्र, 10,000, दुर्गा नेता, वर निर्वाचन, शेठ लाभचंद्र आदि एकांकियों की रचना सन 1940 से पूर्व की थी। 1940 से पूर्व उदय शंकर भट्ट जी ने इस तरह की एकांकियों की रचना की थी। इनमें विभिन्न सामाजिक समस्याओं का चित्रण है, और सन 1940 और 1942 के मध्य जिन उन्होंने स्त्री का हृदय, नकली और असली, बड़े आदमी की मृत्यु, विष की पुड़िया, मुंशी अनोखे लाल आदि एकांकियों की रचना की, जिनमें हास्य और व्यंग का विकास मिलता है, मतलब प्रहसन की तरह से वो लिखे गए थे। आगे चलकर उनके अनेक एकांकी प्रकाशित हुए, जिनमें आदिम युग, प्रथम विवाह, मनु और मानव, समस्या का अंत, कुमार संभव, गिरती दीवारें, पिशाचों का नाच, बीमार का इलाज, आत्म प्रदान, जीवन, वापसी, मंदिर के द्वार पर, दो अतिथि, अघटित अंधकार। ये जो मैं बोल रहा हूं ये उनके एकांकी है। इन्हें बार बार आप अगर सुनेंगे तो ये स्मरण हो जाएगा। यदि लिखेंगे तो भी आप लिख सकते हैं, प्रथम विवाह, मनु का मानव, मनु और मानव, समस्या का अंत, कुमार संभव, गिरती दीवारें, पिशाचों का नाच, ये सब इनके एकांकी हैं। भट्ट जी की कला का प्रौढ़तम रूप, बाबूजी, यह स्वतंत्रता का युग, मायोपिया, अपनी अपनी खाट पर, बार्गेन, ग्रह दशा, ये अलग अलग एकांकी हैं जो इनकी काफी प्रौढ़ हैं। पर्दे के पीछे ये एकांकी भी बहुत प्रौढ़ है इनकी। बाद के कुछ वर्षों में उन्होंने रेडियो के लिए एकांकी लिखे, जैसे गांधी का रामराज्य, ये रेडियो के लिए लिखा गया एकांकी था भट्ट जी का। धर्म परंपरा, एकला चलो रे, अमर अर्चना और मालती माधव, वन महोत्सव, मदन दहन आदि ये रेडियो नाटक भट्ट जी के द्वारा लिखे गए थे। विश्वमित्र, मत्स्यगंधा आदि में भट्ट जी की काव्यात्मकता शैली में भावनाओं के घात प्रतिघात का चित्रण किया गया है। वस्तुतः भट्ट जी के एकांकियों का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि उन्होंने रेडियो के लिए भी लिखा है, सामाजिक भी लिखा है, और दूसरे विधाओं के साथ साथ उनके भावों को भी लिया है। ऐसे में एकांकियों का क्षेत्र व्यापक है इनका। उनके जीवन में विभिन्न पहलुओं का चित्रण मार्मिक रूप में हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनके संबंध में लिखा है, भट्ट जी के एकांकियों का संविधान रंगमंचीय है तथा इन्होंने सरलता से अभिनीत किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि भट्ट जी के एकांकी जहाँ ज्ञान और बहुत बहुल है और मानव जीवन की पारदर्शिता को प्रकट करते हैं, वहां वे जीवन की बहुव्यापी उमंग और अंगोपांगों का गहन विश्लेषण भी करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के प्रति तीक्ष्ण दृष्टि भी मानव में चेतना का अंतर्देशी विवेचन उनके साहित्य का रूप मालूम होता है। इसलिए ही उनकी जो उसमें व्यवस्था उन्होंने करी है, यानी कि उस तरह का जो विधान उन्होंने लिया इन सब चीजों को जोड़ते हुए, तो वो मंच के लिए बहुत अच्छे उनके एकांकी है। श्री भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी के द्वारा जो पाश्चात्य एकांकियां लिखी गई उन पर भी अपन चर्चा करते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र पाश्चात्य एकांकी एवं एकांकीकारों की शैली का हिंदी में पूर्ण विकास करने की दृष्टि से बहुत विख्यात है। उनका प्रथम एकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ था। 1939 में कौन सा प्रकाशित हुआ था? श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, जिस पर बर्नार्ड शॉ के कैंडिडा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तत्पश्चात पतिता उन्होंने लिखा, एक साम्यहीन साम्यवादी लिखा, प्रतिभा का विवाह लिखा उन्होंने, रहस्य रोमांच, लॉटरी लिखी 1935 में, मृत्यु 1936 आदि प्रकाशित हुए जो पाश्चात्य प्रभाव से युक्त है। उनकी प्रौढ़ रचनाओं में
यहाँ प्रौढ़ का मतलब समझ रहे हैं आप? प्रौढ़ रचनाओं का मतलब है जैसे लेखक शुरू करता है तो ऐसे में वो शेष अवस्था में होता है, लेकिन धीरे 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 उसकी लेखनी इतनी परिमार्जित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। तो परिपक्व होकर के जो उन्होंने लिखा वो उनकी प्रौढ़ रचनाएं कहलाती हैं, जो कि उनमें एक महत्वपूर्ण है 8:15 आदमखोर इंस्पेक्टर जनरल, रोशनी और आग, फोटोग्राफर के सामने, तांबे के कीड़े, ये 1946 में लिखा गया था, इतिहास की कैंचुल, आजादी की नींद 1948 में लिखा गया, सीखों की गाड़ी आदि उल्लेखनीय है। आपने ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर सिकंदर और अकबर, चंगेज खान की भी रचना की थी। आपने सामाजिक रूढ़ियों, विवाह वेशम में विभिन्न मनोवृत्तियों एवं मानसिकता के चित्रण को भी अपनी कला का लक्ष्य बनाया। ये अपन चर्चा कर रहे हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की। उन्होंने किस तरह से सामाजिक रूढ़ियों, विवाह वैषम्य आदि पर भी चर्चा की। विवाह वैषम्य से मतलब समझते हैं? विवाह वैषम्य का मतलब है कि उम्र का फर्क हो सकता है, स्तर का प्रभाव हो सकता है। पहले ऐसी स्थितियां थी कि 50-50 साल के व्यक्तियों की शादी 18 साल 15 साल की बच्चियों के साथ साथ हो जाती थी, तो ये बड़ा इनमें सामंजस्य नहीं बैठ पाता, बड़ी दिक्कत हो जाती थी पारिवारिक रूप से। तो इस तरह की मानसिक प्रवृत्तियों के चित्रण भी अपनी कला का लक्ष्य उन्होंने बनाया। उनके एकांकियों का मूल केंद्र काम चेतना तथा तत्संबंधी विभिन्न मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का भावात्मक चित्रण है। हिंदू समाज के कठोर नियंत्रण, हिंदू समाज में जो कठोर नियंत्रण उस समय था और जिसमें कई कुरीतियां थी, उन पर भी, उनके आडंबरों पर भी इन्होंने बहुत प्रहार किया, और जो बिल्कुल विकृत हो चुकी थी ऐसी सभ्यता पर जो बढ़ रही थी, उन पर शिक्षित एवं आर्थिक दृष्टि से संपन्न मध्य वर्ग की सेक्स भावना और उनकी जो ग्रंथियां थी, जो उनकी मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां थी, उनकी जो जटिलताएं थी, उन पर भी इन्होंने अपनी कलम चलाई। इस प्रकार की क्रांतिकारी भावना से परिपूर्ण समस्याओं में भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ऐसे उलझ गए कि कहीं कहीं वह भ्रम हो जाता था कि एकांकी भारत के लिए है या पश्चिम देशों के विकसित समाज के लिए है। उन्मुक्त प्रेम, वैवाहिक वैषम्य, बाहर से सुसंस्कृत किंतु अंदर से अनेक जटिलताओं के पुलिंदे पात्र प्रारंभिक एकांकियों को कुछ कृत्रिम और अस्वाभाविक बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा थॉट यदि उसमें डाल दी जाए तो भी कई बार एकांकी नीरस हो जाता था। इस तरह के कुछ भवानी प्रसाद मिश्र के कुछ एकांकियों में ऐसा परिलक्षित होता है। बात करते हैं सेठ गोविंद दास जी के बारे में। सेठ गोविंद दास जी ने भी एकांकियां उस समय लिखी, ज्यादातर उन्होंने ऐतिहासिक लिखे और सामाजिक राजनीतिक भी उन्होंने लिखे, नैतिक एवं सामयिक आदि सभी विषयों पर उन्होंने कलम चलाई। उनके नाटकों एवं एकांकियों की संख्या 100 से भी ऊपर है। बहुत सारा साहित्य उस समय नाटक और एकांकियों का सेठ गोविंद दास जी ने लिखा है, जिनमें एकांकियां ऐतिहासिक, बुद्ध की एक शिष्या, बुद्ध के सच्चे स्नेही कौन, नानक की नमाज, ये भी उनका ऐतिहासिक है, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, परमहंस का पत्नी प्रेम आदि। सामाजिक समस्या पर जो उन्होंने लिखा वो स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, हंगर स्ट्राइक, ईद और होली, जाति उत्थान, वह मरा क्यों, वह मरा क्यों, ये किसके हैं बताइए? ये है सेठ गोविंद दास जी के। सेठ गोविंद दास जी की एकांकियां हैं। राजनीतिक, सच्चा कांग्रेसी कौन, और पौराणिक रूप से उन्होंने कृषि यज्ञ आदि लिखा। सेठ जी का दृष्टिकोण आदर्शवादी एवं सुधारवादी था, और आदर्शवादी और सुधारवादी जहां होते हैं तो उन समस्याओं को ला करके उसका समाधान अंत में प्रस्तुत करते हैं। उनमें विचारों की प्रौढ़ता अधिक है, कहीं कहीं मनोरंजन की मात्रा उनमें बहुत कम हो जाती है, जिससे नीरस भी हो जाता है, लेकिन उनकी शैली सरल एवं रोचक है। श्री जगदीश चंद्र माथुर का प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी, जो उन्होंने 1936 में प्रकाशित किया। तदंतर आपके अनेक एकांकी, माथुर जी की अनेक एकांकियां प्रकाशित हुई। भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की की राह, ध्यान दें खिड़की की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय बंदी आदि। माथुर जी के प्राय सभी एकांकी रंगमंच की दृष्टि से बहुत सफल हुए हैं, क्योंकि कई बार जब शुरू में प्ले होता है तो आवश्यकता के अनुसार जो निर्देशक को समस्या आती है वो समस्याएं दूसरे एकांकियों में ये लोग समाप्त कर देते हैं। तो इनके जो एकांकियां हैं वो मंचन के हिसाब से बहुत अच्छी बन पड़ती है। अपितु उनका मौलिक समाधान भी प्रस्तुत किया। हास्य और व्यंग का पुट उनके एकांकियों में मिलता है। वस्तुतः उनकी रचनाओं में विचार, अनुभूति
प्रचार, कला तथा ज्ञान और मनोरंजन दोनों को सुंदर समन्वय उपलब्ध होता है। श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी अंग्रेजी एकांकी साहित्य की ज्ञान गरिमा को लेकर हिंदी में अवतीर्ण हुए हैं। भुवनेश्वर प्रसाद जी पाश्चात्य प्रभाव को भली प्रकार पचा नहीं पाए थे, किंतु द्विवेदी जी ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने पाश्चात्य को ग्रहण तो किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा उनका परिलक्षित हो रहा है और उनके एकांकियों में प्रभाव बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनकी एकांकी है सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी, पर्दे का अपर पार्श्व, शर्मा जी, दूसरा उपाय ही क्या है, सर्वस्व समर्पण, कामरेड गोष्ठी, परीक्षा, रपट, रिहर्सल, धरती माता, ये इनके एकांकी हैं। आपने प्राय सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण किया। यौन आकर्षण, प्रेम वैषम्य, अनमेल विवाह आदि से उत्पन्न होने वाली मानसिक जटिलताओं का सूक्ष्म विश्लेषण इनके साहित्य में मिलता है। एकांकी के शिल्प और कला का विकास भी आपके रचनाओं में मिलता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी एकांकी का अलग तरीके से विकास हुआ था, क्योंकि कुछ एकांकियां स्वतंत्रता के बाद जश्न मनाने को लिखी गई और कुछ एकांकियां उस तरीके की लिखी गई जिसमें लेखकों को पहले ये लग रहा था कि देश आजाद होने के बाद में हमें और समाज के लोगों को इस तरह के की अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन जब वो नहीं मिलती है तो मन में दुख होता है, पीड़ा होती है, और वैसा ही फिर वो लिखते हैं। बहुत सारे गजलकार और साहित्यकार भी ऐसा लिखते हैं। और उसी समय जो नई कहानी की प्रवृत्ति है वो आजादी के बाद की स्थिति में जो कल्पना की गई थी आजाद मुल्क के बारे में कि राम राज्य की स्थापना होगी, सब कुछ सब लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन वो जब अच्छा नहीं होने लगता है तब पीड़ा होती है और उसी पीड़ा को साहित्य में वो लोग लिखते हैं। ऐसे में कहां तो तय था, देखिए मैं एक शेर सुनाता हूं जिसमें वो बात परिलक्षित होती है। कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो कहीं दूर उम्र भर के लिए। ये आजादी के बाद जो दुख होता है रचनाकारों को, साहित्यकारों को जो दुख महसूस होता है वो लिखते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल जिनकी कल्पना कर रहे थे कि इस तरीके से हो जाएगी और यह दरख्त तो बिल्कुल पत्ते विहीन हो गए, ये छाया दे ही नहीं, उल्टी पीड़ा दे रहे हैं। तो स्वतंत्रता के बाद ही हिंदी एकांकी का विकास बड़ी द्रुत गति से हुआ। डॉक्टर जयनाथ, नलिन प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, सत्येंद्र शरत, रेवती रमन शर्मा, विमला लूथरा, चिरंजीत, देवराज दिनेश, राजीव सक्सेना और आदि विद्वानों ने कई सैकड़ों नाटक उस समय, कई सैकड़ों एकांकियों की रचना उस समय उन्होंने की। उनके कथानक में विविधता का पर्याप्त समावेश दृष्टिगत होता है। राजनैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक, धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक सभी विषयों पर एकांकी लिखे गए। समकालीन समस्याओं पर भी लेखकों ने एकांकियों द्वारा प्रकाश डाला। टेक्निक की दृष्टि से भी वे रंगमंच के और अधिक निकट आ गए, क्योंकि उस समय तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि लेखक ही निर्देशक होने लगे थे या लेखक ही उस नाटक में मुख्य पात्र निभाने लगते थे। तो जब वो उन्हें कोई समस्या आती थी कथोपकथन को लेकर के या किसी दृश्य के चित्रण में, तो वह नाटक में या एकांकी में उसी के अनुरूप परिवर्तन कर दिया करते थे। तो इसलिए ये रंगमंच के बहुत नजदीक आने लगे। रंगमंच की सूचनाएं पर्याप्त होती हैं, संगीत का बहुत कम प्रयोग होता है और हर प्रकार की अस्वाभाविकता से बचने और भाषा, संवाद आदि क्षेत्रों में स्वाभाविकता की रक्षा के प्रयत्न में आज एकांकी विविधता, कलात्मकता और प्रौढ़ता की दृष्टियों से उन्नति कर रहा है। आज का एकांकी वास्तव में रंगमंच के लिए ही लिखा जाने लगा है, क्योंकि पूर्णता तभी है क्योंकि रंगमंच को कोई देखेगा तो उसका साधारणीकरण तो होना जरूरी है, लेकिन उस समय के यदि दृश्य के साथ उन संवादों का मेल नहीं हो रहा है, उस पात्र का मेल नहीं हो रहा है, तो साधारणीकरण कैसे होगा। इसलिए रंगमंच के अनुसार एकांकियां अब लिखी जाने लगी हैं। रेडियो नाटक को हम एकांकी का एक रूप मानते ही हैं, यद्यपि टेक्निक मंची एकांकी से भिन्न होती है, क्योंकि मंच पर दृश्य पर्दों के माध्यम से लगाया जाता है और रेडियो नाटक में वही दृश्य ध्वनि के माध्यम से क्रिएट किया जाता है। रेडियो एकांकी के 4 भेद माने जा सकते हैं। आदर्शवादी, जिसमें वर्तमान सामाजिक विषमताओं से मुक्ति और नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा समाजवादी यथार्थवाद, जिसमें व्यक्ति
और समाज की समस्याओं का यथार्थ चित्रण होता है। और तीसरा मनोविश्लेषणात्मक, जिसमें अवचेतन मन की उलझी संवेदनाओं और कुंठाओं के चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। और चौथा प्रकार जो रेडियो नाटक का भी माना जाता है ऐतिहासिक, जिसमें अतीत कि ऐतिहासिक, पौराणिक या धार्मिक परिस्थिति एवं वातावरण से संबंधित कथा वस्तु को लिया जाता है। रेडियो प्रहसन और झलकियां जहां एक और हमारा मनोरंजन करती है, वहीं समाज के गले सड़े अंगों पर व्यंग भी करती है। और रेडियो प्रहसन तो आज भी चल रहे हैं, ऐसे झलकियों के रूप में 5 मिनट का, 6 मिनट का इस तरह के फीचर्स एकांकी के रूप में लाते हैं 2-3 पात्रों के माध्यम से, कि वो बहुत लोगों को मार्मिक रूप से या लोगों को इसकी गंभीरता को लेकर के आनंद भी आता है और हंसी भी आती है, क्योंकि मनोरंजन हो रहा है व्यंग के माध्यम से, वो सब उसमें माना जाता है। सारांश यह है कि नवीन एकांकी केवल मनोरंजन की वस्तु ही नहीं है, गंभीर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान तथा नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करते हैं। हिंदी एकांकियों ने अनेक अछूते विषयों, नई समस्याओं तथा नवीन दृष्टिकोण को अभिव्यक्त कर हिंदी साहित्य को संपन्न बनाया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी का एकांकी साहित्य आज पर्याप्त उन्नत दशा में आ चुका है, क्योंकि उसमें बहुत सारे परिवर्तनों के बाद जो साहित्य आज बड़ी स्थिति में आ चुका है, वो विषय वस्तु की दृष्टि से या अत्यंत व्यापक विचारों की दृष्टि से गंभीर एवं शैली की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण हो गया है। इनके माध्यम से जहां एक और भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास, पुराण की नई व्याख्या प्रस्तुत हुई है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवन के प्राय सभी पक्षों एवं उनकी समस्याओं का अंकन भी इनमें होने लगा है। एकांकी के प्राय सभी प्रचलित भेदोभेद यथा ध्वनि रूपक, संगीत रूपक, रेडियो प्रहसन या झलकी, मोनोलॉग या स्वगत नाट्य आदि का भी विकास इस समय होने लगा है। अतः हिंदी एकांकी साहित्य की प्रगति को संतोषजनक कहा जा सकता है। बहुत अच्छी तरीके से हिंदी साहित्य में एकांकी साहित्य की वृद्धि हो रही है, उनमें बहुत ज्यादा प्रौढ़ता आ रही है, विषय को लेकर के संवेदनशीलता बहुत बढ़ रही है और अपने तरीके से वो आज सब लोगों के सामने आ रही है। तो एकांकी के जो विषय आज अलग अलग, क्योंकि पहले की परिस्थिति में आज की परिस्थिति में भिन्नता है। आजकल सामरिक दृष्टि से कई घटनाएं अलग घटित हो सकती है। मान लीजिए आज की तारीख में कोरोना, ये कभी पहले विचार भी नहीं किया जा सकता था, तो इस पर भी, इसके जो बड़े खतरनाक एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी एकांकियां हो सकती है। तो इनका अलग आइडिया हो सकता है, क्योंकि मेडिकल टर्म के अकॉर्डिंग इसे काम में लिया जा सकता है। तो बहुत सारे प्रयोग इस तरह के किए जा सकते हैं और उन सब प्रयोगों में प्रौढ़ता है। कुल मिला के हिंदी साहित्य हर प्रकार से समृद्ध हो रहा है। तो एकांकी से संबंधित कुछ विचार अपन ने क्लियर करे। आगे के कुछ वीडियो में और विषयों के साथ भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपनी राय जरूर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लाइक और शेयर ये तो बनता ही है, वो आप करेंगे ही। धन्यवाद।